Good morning students. Today we will discuss about difference between traditional business and e-business. In last video we discussed about scope of e-business. E-business means conducting all industrial and commercial activities through internet. In e-business we have studied about B2B commerce, C2C commerce, B2C commerce, इंट्रा बी कॉमर्स कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स होती हैं दो बिजनेसमैन के बीच, दो कस्टमर के बीच विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो एक तो ई बिज़नेस जिसके बारे में हमने 2 वीडियो से पढ़ा है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस जो नॉर्मल लाइक आप किसी शॉप पर जाके कुछ परचेज कर रहे हो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है फॉर्मेशन। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? बेसिस से। और बनाते किस शेप में? टी शेप में। तो अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो उसको फॉर्म करना, उसको इस्टेब्लिश करना होता है डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस की नीड है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एक आपको पर्टिकुलर प्लेस की नीड होती है, वहाँ पे आपको सारी गुड्स रखनी पड़ेगी, डेकोरेशन करनी पड़ेगी। कि मान लो आप किसी शॉप पर जा रहे हो, आपने कोई टॉप लेना है, कोई जीन लेनी है या कॉस्मेटिक का कुछ भी परचेज़ करना है, आप उन शॉप्स पर जाते हो, कैसे अच्छे से वेल मैनर में इस्टेब्लिश होती हैं वो शॉप्स। अलग अलग रैक बने होते हैं, हर रैक में अलग अलग आइटम्स पड़ी होती हैं और डेकोरेटेड भी होती हैं। लेकिन क्या होता है, ई बिज़नेस के अंदर जो है इस्टेब्लिश करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्योंकि कोई हमें बिल्डिंग, कोई हमें मार्केट में शॉप लेने की नीड नहीं है, हमने सिर्फ वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी से आपके पास आ जाता है। कोई डेकोरेशन की नीड नहीं, कोई पर्टिकुलर प्लेस की नीड नहीं, सिर्फ वेबसाइट पे कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी जाती है। तो ई बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना, फॉर्म करना बहुत ईजी होता है। उसके बाद आता है फिजिकल प्रेजेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो फिजिकल प्रेजेंस क्या होती है, नेसेसरी होती है कि आपको खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा उस शॉप पर। यानी कि बायर और सेलर क्या होते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। बट ई बिज़नेस के अंदर फिजिकल प्रेजेंस कंपल्सरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूसर आपको नहीं जानता, आप प्रोड्यूसर को नहीं जानते, आमने सामने नहीं हो, बस आपने क्या किया, एक क्लिक किया और जो भी ऑर्डर आपको प्लेस करना था वो ऑर्डर आपको क्या है, अब मिल जाएगा, उसकी डिलीवरी हो जाएगी। देन आप उसकी पेमेंट कर सकते हो COD के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ट्रेडिशनल बिजनेस। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि एक मार्केट में पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ पे हमें शॉप इस्टेब्लिश करनी होगी, शॉप को डेकोरेट करना होगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने की कॉस्ट क्या होगी, ऑब्वियस है, हाई होगी, मोर होगी, ज़्यादा होगी। और ई बिज़नेस कुछ करना ही नहीं, एक इन्फॉर्मेशन ही तो अपलोड करनी है, ठीक है, कि कौन कौन से हमारी कंपनी है प्रोडक्ट बना रही है और उसका क्या प्राइस है, ये सारी चीज़ें। और कई बार तो तुम देखते ही होते हो कि क्या होता है, लिखा हुआ आ जाता है नॉट इन स्टॉक, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ही सेकंड्स में मिल जाती है। तो इसको क्या है, जो इस्टेब्लिश करने की, सेटअप करने की कॉस्ट क्या होती है, लेस होती है। क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है वो इंटरनेट पर सेटल हो जाती है इमीडिएटली। आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँच गई। और आप लोग देखते ही हो, जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो उसके बाद आपके पास टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आती रहती है। आप देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा। देन आता है फोर्थ, डीलिंग टाइम। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्योंकि बार्गेनिंग होती है, शॉपकीपर ने कहा प्रोडक्ट है 200 का, आप बोलते हो नहीं 150 का लगा लो, वो कहता है नहीं 190 दे देना, आप कहते हो चल 170 का लगा लो, वो कहता है नहीं, फिर क्या है, म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हो
लास्ट में कि चलो 180, यानी कि बार्गेनिंग की, ठीक है। और क्या होता है, अब बार्गेनिंग में टाइम लगा, उसके अलावा आप शॉप पर जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, शॉपकीपर आपको नंबर ऑफ वेराइटीज़ दिखाता है, एक प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, देन आप एक एक को चेक करते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। यानी कि सेलर का जो टाइम है ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा लगता है, कस्टमर का भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ई बिज़नेस के अंदर क्या होता है, जो हमारा डीलिंग टाइम होता है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है। क्योंकि क्या होता है, जो भी बिजनेस प्रोसेसेस होती है वो सेम टाइम पर चलती रहती हैं साथ के साथ। आपने चेक किया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो साथ के साथ हो रहा है, और साथ के साथ ही क्या हो जाती है, आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी भी हो जाती है, वहाँ से उसकी शिपमेंट हो जाती है। देन आता है 5th पॉइंट, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है, आप किसी शॉप पे गए, एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, तो एक अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास मनी नहीं भी है और आप उस शॉप पर जाते हो तो वो शॉपकीपर आपको दे देता है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल रिलेशन बन जाते हैं, किस में, ट्रेडिशनल में। लेकिन जो ई बिज़नेस है उसमें क्या है, ऐसा नहीं होता। देन आता है ग्लोबल रीच। अब एक शॉप है, एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर है, तो उसका जो प्रोडक्ट है उसी एरिया के अंदर ही बिकेगा। ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कोई भी शॉप है हिसार में है, तो वहाँ पे जो कस्टमर हैं सिरसा के आ जाएंगे, फतेहाबाद के आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा ही वो कवर कर पाता है ना, लिमिटेड कस्टमर को। लेकिन जो ई बिज़नेस होता है वो बहुत ज़्यादा कस्टमर को, नंबर ऑफ कस्टमर्स को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। उसका प्रोडक्ट कहीं भी सेल हो सकता है, कोई भी कस्टमर कभी भी वहाँ से परचेज कर सकता है। देन आता है 7th पॉइंट, गवर्नमेंट पैट्रोनेज, ठीक है। गवर्नमेंट पैट्रोनेज, इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है इतनी हेल्प नहीं प्रोवाइड करवाती, बट ई बिज़नेस के अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट क्या है, हेल्प प्रोवाइड करती है, ई बिज़नेस को सपोर्ट करती है। क्योंकि आज के टाइम में आईटी सेक्टर को प्रायोरिटीज़ दी जा रही है, जो भी आईटी है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हर चीज़ पर हम इंटरनेट पर डिपेंड हैं, तो ई बिज़नेस को गवर्नमेंट भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। उसके बाद आता है 8th पॉइंट, लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, अब इसके अंदर क्या होता है, जो बिजनेस साइकिल होता है वो क्या होता है, लॉन्गर होता है, लंबा होता है। क्योंकि क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं इस तरह से। लेकिन ई बिज़नेस के अंदर क्या होता है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ सेम टाइम पे होती रहती है, तो यहाँ पे जो बिज़नेस साइकिल है वो क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। ओके, क्या किया हमने, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिज़नेस में डिफरेंस, फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल को इस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहले सोचना पड़ेगा कि कौन से प्लेस पर हम अपनी शॉप इस्टेब्लिश करें, सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा कि जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। अगर हम गुड्स लार्ज क्वांटिटी में एक बिजनेसमैन परचेज कर रहा है तो इस प्लेस पर, ऐसे प्लेस पर वो शॉप होनी चाहिए जहाँ पर ट्रक वगैरह ईजिली पहुँच जाए, ताकि जो भी गुड्स हैं ईजिली वहाँ पर आ जाए। उसके अलावा डेकोरेशन का देखना पड़ता है, तो इसको फॉर्म करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ई बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ एक क्या करनी है, एक वेबसाइट बनानी है और अपनी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पर डाल देनी है। फिजिकल प्रेजेंस ट्रेडिशनल के अंदर तो नेसेसरी होता है, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस आप डील ही नहीं कर सकते, बट ई बिज़नेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ट्रेडिशनल के अंदर, क्योंकि आपको शॉप परचेज करनी पड़ेगी या फिर रेंट पे भी लेते हो, ऑब्वियस है कॉस्ट तो लगेगी ही सही। उसके बाद उसको सेटअप करना, उसको डेकोरेट करना, तो इसके अंदर कॉस्ट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बट ई बिज़नेस में ऐसा नहीं है। डीलिंग टाइम ऑब्वियस है ट्रेडिशनल में ज़्यादा लगता है, क्योंकि कस्टमर काफ़ी टाइम स्पेंड कर देता है प्रोडक्ट को देखने में, कंपैरिजन करने में, बार्गेनिंग में। बट ई बिज़नेस में ऐसा नहीं है। शॉपकीपर का यानी कि बिजनेसमैन का
यहाँ पे तो बिजनेसमैन का टाइम भी लग रहा है, बट यहाँ पे बिजनेसमैन का तो टाइम इतना नहीं लगता ना। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच ट्रेडिशनल में होता है, बट ये बिजनेस में नहीं होता। प्रोड्यूसर और कस्टमर दोनों आमने सामने नहीं होते, तो ना कस्टमर प्रोड्यूसर को जानता है ना प्रोड्यूसर कस्टमर को। ग्लोबल रीच की ट्रेडिशनल में क्या होता है, ग्लोबल रीच नहीं होती, बहुत कम होती है। मतलब जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, लिमिटेड एरिया में ही सेल होता है। बट ई बिजनेस, अगर कोई इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहा है तो उसका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड रीच होगा, मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। गवर्नमेंट पेट्रोनेज ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती, बट ई बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल ट्रेडिशनल में लंबा होता है, बट ई बिजनेस में छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल में क्या है, होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, होलसेलर प्रोड्यूसर से परचेज करेगा, होलसेलर फिर आगे रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर फिर आगे कस्टमर को सेल करेगा, तो क्या एक लंबा साइकिल हो गया, एक लंबा प्रोसेस हो गया। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच रहा है, किससे, प्रोड्यूसर से। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। जिसे हम BPO भी बोलते हैं, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है, ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। एक कंपनी में डिफरेंट क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक रॉ मटेरियल परचेज करना, ठीक है, उसके बाद उस रॉ मटेरियल का स्टॉक को मैनेज करना, देन प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बन गया उसकी पैकेजिंग करनी, उसको वेयर हाउस में रखना, उसका प्राइस डिसाइड करना, ठीक है, और उसके अलावा एडवर्टीजमेंट करनी। क्योंकि प्रोडक्ट बनाने से तो कुछ नहीं होगा ना, मार्केट में लोगों को, कस्टमर को बताना भी तो है कि हमारा ये प्रोडक्ट है। उसके बाद गुड्स हमने सेल कर दी, सेल की सारी की सारी कैश पे तो नहीं होती ना, क्रेडिट पर भी सेल होती है। जब हम गुड्स को क्रेडिट पर सेल करते हैं तो हमारे क्या अराइज होते हैं, डेटर्स। अब क्या है, इन डेटर्स से भी मनी कलेक्ट करनी। उसके अलावा कंपनी के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको पोस्ट ऑफिस में सेंड करना, वहाँ से रिसीव करना, ठीक है। और क्या होता है, आज के टाइम में आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, रिपेयर वगैरह। तो अब एक कंपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज प्रॉपर वे में नहीं कर पाती। अगर वो हर एक्टिविटी को खुद ही करे, मतलब उसे हर एक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो क्या होगा, एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा क्या, एक हेडेक, एक होता है ना बहुत सारा वर्कलोड जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो सारी एक्टिविटीज़ को अकेले मैनेज करे, जैसे क्या होता है आपके घर में, क्या सारा का सारा जो वर्क है, काम है, मम्मा करते हैं या फिर पापा करते हैं या फिर आप करते हो? नहीं ना, कुछ वर्क तो मम्मा करते हैं, कुछ वर्क पापा करते हैं, कुछ आप करते हो, ताकि क्या है, जो वर्कलोड है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, सब में डिवाइड हो जाए। तो इसी तरह क्या होता है कंपनी के अंदर, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को अकेले मैनेज नहीं कर सकती, कि वो स्टॉक का भी देख ले, वो रॉ मटेरियल का भी देख ले, वो गुड्स की पैकिंग का भी देख ले, वो एडवर्टीजमेंट का भी देख ले, वो मनी कलेक्ट भी कर ले, पॉसिबल नहीं है। कर लेगी, मैं ये नहीं कह रही कि कंपनी नहीं कर सकती, कर सकती है, बट जो आउटपुट होगा वो बेस्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब हम सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करते हैं तो कोई भी काम प्रॉपर वे में नहीं होता। तो इसीलिए क्या कंसेप्ट आया, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब क्या करती है कंपनी, ऑब्टेन करती है कुछ सर्विसेज को,
आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कुछ सर्विसेज को हायर करती है ताकि उसका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली रन कर पाए, उसका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली रन कर पाए और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में वर्क हो, मतलब कॉस्ट कम से कम आए। क्या बताया? आउटसोर्सिंग, कि एक कंपनी क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ सर्विसेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायर कर लेती है, ले लेती है, ताकि उसका बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर पाए, वो अपनी जो मेन एक्टिविटी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाए। जैसे कि मान लो एक कंपनी का है मेन काम प्रोडक्शन करना, वो शर्ट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, या फिर गारमेंट्स। अब क्या है, शर्ट उसने बना दी, अब वही है रॉ मटेरियल देखना, ये सब देखना, अब उसको क्या करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है। अगर वो कंपनी खुद ही एडवर्टीजमेंट बनाने लग जाए, अब एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए पूरा सेटअप चाहिए, कोई ना कोई सेलिब्रिटी अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके अलावा एक राइटर होना चाहिए जो स्क्रिप्ट राइट करेगा, एक कैमरामैन होना चाहिए, यानी कि एक एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि अगर आज हमने एडवर्टीजमेंट बनानी है तो हम क्या करेंगे, आज एम्प्लॉय को रखा उसके बाद निकाल दिया, ऐसे तो कोई जॉब पे आएगा ही नहीं। तो हमें क्या है, उन एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ता है परमानेंट। अब उनको हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी, चाहे तो हमारी एडवर्टीजमेंट बन रही है या नहीं बन रही। अब हमारी कॉस्ट कितनी ज़्यादा आ जाएगी, अब हमारी कॉस्ट क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम खुद ये सारा काम कर रहे हैं, हम उधर भी ध्यान दे रहे हैं, इधर भी ध्यान दे रहे हैं, तो क्या होगा कि सिस्टम हिल जाएगा, मतलब हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो बेस्ट नहीं बनेगी। अगर हम क्या करें, ये काम खुद ना करके बाहर किसी एजेंसी को, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, हम उनको ये काम दे दें कि हमारी कंपनी के लिए एक एडवर्टीजमेंट बना दो। क्योंकि ये जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, इसका काम ही क्या है, एडवर्टीजमेंट बनाना। इनके पास ऑलरेडी सारा सेटअप है, ऑलरेडी कैमरामैन है, स्क्रिप्ट राइटर है, हर चीज़ इनके पास पहले से ही अवेलेबल है। ये क्या करेगी, कंपनी से कुछ चार्जेस लेंगी और कंपनी को एक बेस्ट एडवर्टीजमेंट बनाकर दे देगी। यानी कि अब कंपनी की टेंशन ख़त्म, मतलब कंपनी ने अब इस एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देना, उसने क्या किया, अपना काम एडवर्टीजमेंट एजेंसी को दे दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे इससे रिलेटेड एक एडवर्टीजमेंट बना कर दे दो। कंपनी जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उसने क्या किया, उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए एक एडवर्टीजमेंट बना दी और उनसे क्या ले ली, मनी ले ली। क्योंकि जिसका जो रूटीन का काम होता है, अगर इनका काम जैसे एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, इनका काम ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना, एडवर्टीजमेंट बनाना, तो जब जिसका काम ही एक है तो उसका तो उस फील्ड में क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। कि अगर एक टीचर जो है वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो अकाउंट्स भी टीच कर रहा है, इकोनॉमिक्स भी टीच कर रहा है, बीएस भी टीच कर रहा है, या फिर एक टीचर है वो काफ़ी टाइम से अकाउंट्स टीच कर रहा है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, तो ऑब्वियस है उसका उसमें स्पेशलाइजेशन होगा, उसको उससे रिलेटेड हर नॉलेज होएगी। तो क्या होता है, हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, हमारा जो कंपनी का वर्कलोड कम हो जाता है, उसको जो भी चीज़ मिलेगी, जो भी सर्विसेज है वो बेस्ट मिलेगी, उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो ये था आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस। कि क्या बताया मैंने कि कंपनी क्या करती है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ सर्विसेज को हायर कर लेती है ताकि उसका जो बिजनेस है सक्सेसफुली रन कर पाए, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर पाए, और उसका जो मेन फोकस है अपनी मेन एक्टिविटी पर है। उसका मेन फोकस क्या था, मैन्युफैक्चर करना, गारमेंट्स को, शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, तो मेन फोकस उसका वहीं पर जाएगा।
तो ये था आउटसोर्सिंग का मीनिंग जो आज हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हमने डिफरेंस किया ई बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का। आगे जो है इसकी नीड होगी, इसकी इम्पोर्टेंस और टाइप्स ऑफ बीपीओ वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।